नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 48 और आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, मेथड ऑफ इमेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और हम क्वेश्चन कहां से लेंगे? कुछ क्वेश्चन हम लेंगे कहां से? ग्रिफिथ बुक से, और कुछ क्वेश्चन हम लेंगे कहां से? वाईकेलिम से। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग, मतलब अधिकतर लोग ग्रिफिथ बुक के बारे में जानते होंगे। जो ग्रिफिथ बुक है वो क्या है, एक्चुअल में एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए एक गीता की तरह है, यानी एक पूरी रामायण है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की। और वाईकेलिम के बारे में कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो वाईकेलिम के बारे में जरूर जानते होंगे। तो इसके बारे में जब ये क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि वाईकेलिम बुक क्या है, इसमें मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए होते हैं और आपको ये क्वेश्चन कहां पर बेनिफिशियल होंगे। जब इस क्वेश्चन को करेंगे वहां पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आज, जो मैंने कहां से ले रखा है, ग्रिफिथ से ले रखा है, प्रॉब्लम नंबर 3.7, उसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो फटाफट कॉपी पेन निकालो और ऐसे हेड डालो क्या, क्वेश्चन या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन मेथड ऑफ इमेज, और उसमें लिखो क्या, क्वेश्चन नंबर 1 लिख सकते हो या फिर ग्रिफिथ का प्रॉब्लम नंबर 3.7 लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, फाइंड द फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज इन फॉलोइंग फिगर। एक फिगर दे रखा है, ये प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज में क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। और ऐसे ब्रैकेट के अंदर कुछ दे रखा है कि द एक्स वाई प्लेन इज ग्राउंडेड कंडक्टर। जो मेरे पास एक्स वाई प्लेन है इसमें क्या है, एक ग्राउंडेड कंडक्टर है। तो इस क्यू चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। जैसे ही मुझे क्वेश्चन में क्या दिखा, ग्राउंडेड कंडक्टर देखा, हमारे दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, ये कहां से है, ये क्वेश्चन कहां से है, मेथड ऑफ इमेज से है, मेथड ऑफ इमेज से, मेथड ऑफ इमेज से है। ये हमारे दिमाग में क्या करना चाहिए, क्लिक करना चाहिए। अगर एक क्लिक किया है तो अब हमें यहां क्या क्या फॉर्मेशन करना पड़ेगा, इमेज फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो करें इमेज फॉर्मेशन, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहां पर लिखो, आंसर लिखो इसका। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो ग्राउंडेड प्लेन है इसको मैं एक सिंगल लाइन से रिप्लेस कर दूं, ठीक है। तो जो ग्राउंडेड प्लेन है उसको मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से एक सिंगल लाइन से रिप्लेस कर दिया यूं करके। तो दिस इज एक्स वाई प्लेन, ओके। और एक चार्ज कहीं यहां पर है, कहां पर, इस पॉइंट पर है। और ये क्या है, मेरे यहाँ पर कितना चार्ज है, माइनस का 2q चार्ज है। और इसके जो कोऑर्डिनेट है या पोजीशन है इसकी, वो क्या है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग कहां पर है, ये एट जेड इक्वल टू डी पर है। और एक चार्ज यहां पर रखा हुआ है कहीं, एंड इसकी वैल्यू कितनी है, दिस इज प्लस क्यू। ये कितना है मेरे पास, प्लस क्यू है। और इसके कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, यहाँ पर 0,0,3d है। क्या है, 0,0,3d है। अब हमें क्या करना है, इस क्यू चार्ज पर फोर्स निकालना है। उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। देखो, एक इमेज इस चार्ज की बनेगी और एक इमेज इस चार्ज की बनेगी। अगर मैं -2q चार्ज की इमेज की बात करूं तो उसकी इमेज कैसी होगी, ऑब्वियसली बात है, इसका ठीक अपोजिट नेचर, यानी +2q होगा। और कहां पर होगा, अगर ये मेरे पास 0,0,d पर है तो जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, 0,0,-d पर बनेगी। तो इससे नीचे यहां पर कहां पर, 0,0,-d पर एक चार्ज क्या आ जाएगा मेरे पास, +2q आ जाएगा। उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे मेरे पास, 0,0,-d हो जाएंगे। उस तरीके से अगर मैं इसकी इमेज की बात करूं तो वो कहां बन जाएगा मेरे पास, दिस विल बी समवेयर हियर एंड दिस इज एट। और अब इसका इमेज कैसी बनेगी, ये क्या है मेरे पास, प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज की इमेज कैसी होगी, माइनस क्यू होगी। कैसी हो जाएगी इसकी इमेज, माइनस क्यू हो जाएगी। और इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे मेरे पास, 0,0,-3d हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 0,0,-3d। अब ये जो सिस्टम था इसे मैंने कैसे रिप्लेस कर दिया, इस तरीके से रिप्लेस कर दिया, जहां पर मेरे पास 1 2 3 4 पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं। और यहां पर पॉइंट चार्ज बोलते हैं, यहाँ पर उसने चार्ज रखे हुए, सिंपल बोर्ड तो क्या क्या है, यहाँ पर मेरे पास चार्ज रखे हुए हैं। और इस चार्ज पर, इस प्लस क्यू चार्ज पर नेट फोर्स क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो, इस प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स किस किस चार्ज की वजह से लगेगा, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से। तो निकाल दो कितना लगेगा। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, इन दोनों का बीच का सेपरेशन वेक्टर चाहिए। तो देखो, अगर मैं यहां पर सेपरेशन वेक्टर देखूं, इन दोनों के बीच का सेपरेशन देखूं, तो अगर मैं क्या निकालूं, इसके कारण फोर्स कितना है, F1 है, इसके कारण फोर्स कितना है, F2 है, और इसके कारण फोर्स कितना है, F3 है, ठीक है। समझ में आई बात, मैं लिख नहीं रहा हूं। इसके कारण फोर्स कितना है इस पर, F1 है, इसके कारण कितना है, F2 है, इसके कारण कितना है, F3 है। जो नेट फोर्स F इक्वल टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आंसर है हाँ जी, आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि F1 क्या होगा, F2 क्या होगा और F3 क्या होगा। F1 क्या है, फोर्स ड्यू टू दिस। तो अगर मैं इसके लिए क्या चाहिए, ये सेपरेशन वेक्टर चाहिए, दिस वेक्टर चाहिए, यानी दिस R1 चाहिए। तो यहां से अगर मैं F1 निकालूं तो F1 वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यानी -2q एंड Q। तो कितना आ जाएगा, ये -2q इंटू Q डिवाइडेड बाय R1। R1 का मतलब ये सेपरेशन वेक्टर, ये सेपरेशन कितना है, देखो ये क्या है, 3D है, और ये क्या है मेरे पास, D है। तो 3D में से D गया, कितना आता है, D आता है, सॉरी 2D आता है। तो सेपरेशन कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा, और 2D का स्क्वायर आता है, यहाँ पर R स्क्वायर आता है ना, तो क्या आ जाएगा, 2D का स्क्वायर आ जाएगा। अब किसकी बात आती है,
डायरेक्शन, तो डायरेक्शन विल बी इन जेड कैप डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, जेड कैप डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर बात। सिमिलरली F2 निकाल दो, अगर मैं F2 की बात करूंगा तो F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन ये तो ऐसे रहेगा फर्स्ट का टर्म, यानी 1/4πε0, फिर Q1 Q2, F2 यानी फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज ऑन दिस चार्ज, तो Q1 Q2 कितना है मेरे पास 2Q और इंटू कितना है Q है, और डिवाइड में कितना आ जाएगा दिस सेपरेशन वेक्टर, ये यहां से नीचे कितना है D है और यहां से ऊपर कितना है 3D है, तो टोटल कितना हो गया ये 3 + 1 कितना होगा 4 हो गया, टोटल कितना हो गया ये 4D और इसका कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और डायरेक्शन अगेन क्या हो जाएगी यहाँ पर ये जेड कैप हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली किसकी बात कर देंगे हम F3 की बात कर देंगे, यानी फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज, तो इस चार्ज के कारण यहां पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, तो अगेन जो फर्स्ट का टर्म तो वही रहेगा कि 1/4πε0, फिर Q1 Q2, ये -Q वो +Q है, तो दिस इज -Q इंटू +Q, डिवाइड में कितना आ गया देखो दिस सेपरेशन, ये कहां पर है मेरे पास 3D में है, सॉरी -3D में है, और ये कहां 3D में है, तो ये पूरा सेपरेशन कितना होगा 6D हो गया, तो कितना आ जाएगा ये 6D का स्क्वायर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, आंसर है हाँ जी आ जाएगा। अगर इतना आ गया तो एक काम करो F1 F2 F3 उठाकर कहां पुट कर दो, इधर पुट कर दो, तो नेट फोर्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा ये 1/4πε0, दिस इज माइनस का 2Q² और अपॉन कितना आ गया ये 4D², और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी जेड कैप हो जाएगी, फिर कितना आ जाएगा देखो प्लस का 1/4πε0 एंड दिस इज 2Q² और अपॉन कितना आ गया ये 16 इंटू कितना आ गया D² आ गया, बिकॉज 4 का स्क्वायर 16 D² हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर अगेन डायरेक्शन जेड कैप आ जाएगी, और फिर प्लस का F3 देखोगे तो कितना आ जाएगा 1/4πε0 एंड दिस इज माइनस का Q² और अपॉन कितना आ गया ये 36 और इंटू कितना आ गया D² आ गया। ठीक है, देखो सबसे 1/4πε0 Q² अपॉन D² कॉमन है, तो कॉमन ले लो, तो यहाँ से F इक्वल टू कितना आ गया 1/4πε0 और ये कितना है देखो Q² अपॉन D², सब जगह से कॉमन है, अंदर कितना बच गया यहाँ से मेरे पास माइनस का 2/4, देखो जेड कैप सब जगह से कॉमन है, यहाँ भी जेड कैप आएगा। ठीक है, सब सेम डायरेक्शन है, तो जेड कैप सबसे बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास कितना बच गया, तो दिस इज प्लस का 2/16 ऐसा कुछ आया, फिर ये माइनस का कितना आया 1/36 आ गया, एंड डायरेक्शन विल बी जेड कैप डायरेक्शन। इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम, हाँ जी, ये 8 बार कैंसिल हो गया और ये कितनी बार 2 बार कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मेरे पास F वेक्टर इज इक्वल टू कितना आया 1/4πε0 एंड दिस इज Q² अपॉन D², और ये कितना आ गया देखो यहाँ पर माइनस का 1/2, फिर प्लस का कितना आ गया 1/8 आ गया, फिर माइनस का कितना आ गया 1/36 आ गया। ठीक है, आपका मन करे तो इसे सॉल्व कर सकते हो, ये बचपन वाला सॉल्यूशन है कि यहाँ पर कुछ क्या लेना एल्शियम ले लेना। ठीक है, एल्शियम ले लिया फिर इसको सॉल्व कर देना। ठीक है, अभी एल्शियम लेना थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा, तो उसको छोड़ दो, यहीं पर रहने दो इसको। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो दिस इज अवर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो अगर आपने मेथोडोलॉजी में नहीं पढ़ा होता और ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाता तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते? ठीक है, आप इसके बारे में सोचते थोड़ा बहुत, लेकिन सॉल्व करने में थोड़ा सा क्या थी दिक्कत होती है। लेकिन अब हम क्या हो चुके हैं, एक्सपर्ट हो चुके हैं मेथड ऑफ इमेज में, तभी हमको ये एक जो बहुत मुश्किल प्रॉब्लम थी क्या लग गई है, बहुत आसान क्या हो रही है, फील हो रही है। और ऐसा ही आपको इस क्वेश्चन में भी क्या होगा, फील होगा। अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने कहां से ले रखा है, वाई के लिम का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 1076वां क्वेश्चन है। कौन सा है, 1076वां क्वेश्चन। इससे पहले जो ये वाई के लिम बुक है इसके बारे में जान लेते हैं। तो वाई के लिम क्या है, राइटर है या बोलते हैं फिजिशियन है, ठीक है कोई, ओके। और इनकी एक बुक है, किस मतलब हर सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं हमारे 9 सब्जेक्ट होते हैं ना हमारे। ठीक है, फिजिक्स में कितने सब्जेक्ट होते हैं, 9 सब्जेक्ट। अगर हम एमएससी की बात करें तो 9 सब्जेक्ट होते हैं। अभी सारे नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, आपको पता है 9 सब्जेक्ट होते हैं करके। तो हर सब्जेक्ट की क्या है, वाई के लिम की अपनी एक बुक है जिसमें क्या है, क्वेश्चन एंड आंसर है। क्या है उसमें, Q&A है, क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन भी है और उनके आंसर भी हैं। और वो कौन से क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है हमारे पीएचडी, कौन सी वाली पीएचडी, जो कहाँ होती है, फॉरेन यूनिवर्सिटी, विदेश यूनिवर्सिटी, यानी विदेश में जो यूनिवर्सिटी है ना, कौन कौन सी, जैसे MIT होगी, ठीक है, कैम्ब्रिज हो गया, ठीक है, MIT हो गया, कैम्ब्रिज हो गया, ठीक है, एक आध और है, ठीक है। वहां के जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होता है, वहां पर जो क्वेश्चन पेपर आते हैं या क्वेश्चन आते हैं, उनको क्या कर रखा है, इस बुक में इंक्लूड कर रखा है विथ ईयर, यानी कौन सा क्वेश्चन किस यूनिवर्सिटी में आ रखा है उसके साथ, मतलब उस रेफरेंस के साथ वहां पर क्वेश्चन दे रखे हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि हम क्यों उन क्वेश्चन को कर रहे हैं। देखो उन क्वेश्चन को करने का जो मेरे पास यहां पर हमारा ध्येय है, बोल सकते हैं उद्देश्य है, वो इसलिए है क्योंकि वहां के जो पीएचडी में जो एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, सेम उसी टाइप के क्वेश्चन हमारे वहां CSIR नेट में पूछे जाते हैं। कहां पूछे जाते हैं, CSIR नेट या फिर गेट में, उनका थोड़ा सा परिवर्तन करके गेट में पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आया कि मतलब वो कैसे
यहाँ कैसे आया, CSI नेट में कैसे, सॉरी CSIR नेट में कैसे आ जाएंगे वैसे क्वेश्चन। देखो होता क्या है ना, जैसे जो नेट का क्वेश्चन पेपर होता है या फिर CSIR नेट कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है वो कौन बनाता है, प्रोफेसर बनाते हैं। जैसे IIT दिल्ली के प्रोफेसर बनाएंगे, उनका जो गौंड रहते हैं ना, मतलब उनको बताया नहीं जाता कि ये प्रोफेसर बना रहा है, वो चुपचाप बनाते हैं, एक प्रोफेसर एक क्वेश्चन देता है, ठीक। तो अगर वो बना रहे हैं तो होता क्या है, जैसे जो PhD कर रहे होते हैं, जो PhD किए हुए प्रोफेसर होते हैं, उनका विदेश जाना आम बात होती है, ठीक है। उनको विदेश जाने के लिए रुपये भी देना पड़ता है, फ्री में जाते हैं विदेश हो, ठीक है। पता है ना आपको, जो प्रोफेसर होते हैं, डॉक्टरेट जो प्रोफेसर होते हैं, आफ्टर PhD जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में होते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में होते हैं, उनको विदेश जाने के रुपये नहीं लगते, ठीक। वो फ्री में बैठ सकते हैं वहाँ, मतलब विदेश यात्रा उनके लिए क्या होती है, फ्री होती है। तो अगर बन सकते हो आप विदेश यात्रा फ्री कर सकते हो। तो फ्री क्यों करते हैं, बिकॉज उनका कनेक्शन, मतलब एक देश के जो मेरे प्रोफेसर हैं वो दूसरे देश के प्रोफेसर से क्या करें, बात करें। तो जब उनके बीच बात होती है तो कैसी बात होती होगी, ऐसा थोड़ा बोलते हैं आज तूने बड़ा पाव खाया नहीं खाया, आज तूने कुछ खाया नहीं, ऐसी बात थोड़ा होती है। कि बात क्या होती है, केवल आपके वहाँ अभी कौन से क्वेश्चन ट्रेंड में है। तो उनका और इंडिया के जो प्रोफेसर होते हैं उनके बीच क्या रहता है, एक बहुत बेहतरीन रिलेशनशिप रहता है। तो वो क्या करते हैं, जो वो बोल रहे हैं या फिर वहाँ जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो यहाँ के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जैसे कि CSIR नेट, गेट, उनमें क्या करते हैं, दे देते हैं, ठीक है। एक सिंपल सी क्या है, साइकोलॉजी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं, एक अनुमान है, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं उनके घर गया था मैंने ये देखा, एक क्या है, ये अनुमान है। तो ये जो क्वेश्चन है जो कहाँ है, YK लिम बुक के जो क्वेश्चन है वो कभी कभी थोड़ा सा मॉडिफाइड होके कहाँ आ जाते हैं, CSIR नेट में आ जाते हैं, या बोल सकते हैं गेट में भी कभी कभी पूछे जाते हैं। तभी ये क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और ये जो बुक है ये भी क्या है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार जाना इस बुक में, आप इस बुक को पढ़ने के बाद, ऐसे थ्योरी नहीं है इसमें, क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे ही बहुत सारी थ्योरी क्या कर रखी है, एक्सप्लेन कर रखी है। तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे। और फिर अगर और ज्यादा करना है तो ग्रिफिथ तो है ही, ठीक। तो अब क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन है YK लिम का 1076वां क्वेश्चन है। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आता है वहां के यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। क्या बोल रहा है, ए चार्ज Q इक्वल टू 2 माइक्रोकुलाम इज प्लेस्ड एट A इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कहां पर है, A इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर रखा गया है, फ्रॉम एन इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेट सीट। एक इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग सीट से 10 सेंटीमीटर ऊपर रखा हुआ है। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट या फिर बोलते हैं फाइंड चार्ज इंड्यूज इन सीट। जो सीट है उसमें कितना चार्ज इंड्यूज हुआ उसको निकालना है। फिर क्या निकालना है, द फोर्स ऑन द चार्ज Q, जो चार्ज Q है उसमें कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना है। फिर क्या निकालना है, वर्क रिक्वायर्ड टू रिमूव द चार्ज स्लोली टू इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेट, ठीक है। उसको रिमूव करने के लिए, सिस्टम को तोड़ने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, ये भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मेरे पास क्या है, एक यहाँ पर एक इनफाइनाइट ग्राउंडेड प्लेन शीट है यूं करके, ठीक। ग्राउंडेड बोला है, इनफाइनाइट बोला है उसने, ठीक, ओके। जो ऐसे ग्राउंडेड है और कैसी है, इनफाइनाइट है। यहां से कुछ डिस्टेंस पर, A डिस्टेंस पर, और जो A इक्वल टू है वो कितना है मेरा, 10 सेंटीमीटर है, उसने ये बोला है। यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है Q जिसकी वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोकुलाम है। कितनी वैल्यू है उसकी, 2 माइक्रोकुलाम है। और इस 2 माइक्रोकुलाम के कारण ऑब्वियसली बात है इस कंडक्टिंग प्लेट में कुछ चार्ज इंड्यूस होगा। उस इंड्यूस चार्ज की वैल्यू क्या होगी वो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सीधे सीधे आंसर लिख दो, हमने बहुत बेहतरीन तरीके से थ्योरी पढ़ी हुई है। कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा यहाँ पर, -Q चार्ज। अगर यहाँ पर Q चार्ज है तो यहाँ कितना हो जाएगा, -Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पर Q प्राइम चार्ज क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, कि इंड्यूस चार्ज इज Q प्राइम, देन दिस Q प्राइम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -Q, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का 2 माइक्रोकुलाम। तो उसमें कितना चार्ज इंड्यूस होगा, माइनस का 2 माइक्रोकुलाम चार्ज क्या हो जाएगा, इस प्लेट में इंड्यूस हो जाएगा, ठीक। क्लियर बात। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर होगा, बहुत सिंपल सा था। अगला क्या निकालना है, द फोर्स ऑन द चार्ज Q, इस Q चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा वो हमें फाइंड करना है। तो अभी अगेन क्या है, एक आसान काम है। तो उसके लिए क्या कर दो, यहां पर इस तरीके से एक एक खींच दो, यानी एक क्या बना दो, इमेज चार्ज बना दो यहां पर। तो इमेज चार्ज कहां बनेगी, अगर ये कहां पर है, A इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर है, तो ये भी कहां पर होगा, इसके नीचे A इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर होगा, -10 पर नीचे होगा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 2 माइक्रोकुलाम, ठीक है। ये कितना है, -2 माइक्रोकुलाम और ये कितना है, 2 माइक्रोकुलाम। तो इस -2 माइक्रोकुलाम के कारण इस 2 माइक्रोकुलाम में कितना फोर्स लगेगा, वही क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा, या फिर क्वेश्चन नंबर B का आंसर होगा। तो फोर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, F इक्वल टू आगे क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 की वैल्यू कितनी है, देखो माइनस का 2 माइक्रोकुलाम, Q2 की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोकुलाम, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये डिवाइड में कितना आ जाएगा, इस सेपरेशन ये कितना है मेरे पास 10 है, और यहां से 10 नीचे है, 10 ऊपर है, तो टोटल कितना होगा, 20 हो गया ये। तो 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 20 इंटू 10 टू द पावर -2 का क्या आ जाएगा, ये
होल स्क्वायर आ जाएगा। अगर डायरेक्शन की बात करें तो अगर मैं बोलूं कि दिस इज इन एक्स वाई प्लेन तो डायरेक्शन विल भी क्या हो जाएगा, ये जेड कैप। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, जेड कैप डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक, क्लियर बात। तो यहां से मेरे पास फोर्स F इक्वल टू कितना आ गया, अब देखो 9 इंटू 10 टू सॉरी इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4 साइन नॉट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 9 इंटू 10 टू द पावर 9, फिर ये आ गया मेरे पास कितना इंटू, तो दिस इज 2 दूना 4 हो जाएगा ये, तो कितना आ गया -4। देखो माइक्रोकुलाम मतलब 10 टू द पावर -6, तो 10 टू द पावर -6 इसको सॉल्व करने के बाद फिर 10 टू द पावर -6 दूसरे वाले माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज करने के बाद, और इंटू कितना आ गया कुलाम आ गया, और फिर डिवाइड में कितना आ गया, देखो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो दिस इज 400 इंटू 10 टू दी पावर माइनस कितना आ गया, ये 4 आ गया। ठीक, क्लियर है इतनी बात। ओके, अब देखो एक काम करते हैं, देखो इस 2 जीरो से ये 2 बार कैंसिल हो गया, -2 बचा इधर, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां से मेरे पास F इक्वल टू आ गया कितना 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और फिर इंटू कितना आ गया, और माइनस का है। ठीक है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, फिर इंटू ये 10 की पावर कितना आ गया 12, माइनस का 12, फिर 10 टू दी पावर प्लस का कितना आ गया, ये 2 आ गया। आया नहीं आया, ये ऊपर जाके 10 टू दी पावर -2 था, ऊपर गया तो कितना होगा 10 टू दी पावर +2 हो गया। तो यहाँ से मेरे पास मैग्नीट्यूड लिखो, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना माइनस का 9 इंटू, और ये आ गया मेरे पास कितना 10, कितना है माइनस का 10, और माइनस का 10 फिर 9, फिर कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास F इक्वल टू कितना आ गया 0.09 आ गया। F का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 0.09, और अगर मैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर लिखूंगा तो माइनस का 0.09 और जेड कैप, यानी कैसा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, इतना न्यूटन। ठीक है, कितना कितना आएगा 0.9, कितना आएगा 0.9 न्यूटन, और माइनस का 0.9 न्यूटन कितना आ जाएगा 0.9 न्यूटन का क्या लेगा यहाँ पर फोर्स लेगा। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात। ओके, अब मुझे क्या निकालना है कि वर्क रिक्वायर टू रिमूव द चार्ज स्लोली टू एन इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेट। और सीधे कहने का मतलब हुआ इस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। ये तो मतलब हुआ ना कि इस चार्ज को उठाकर आप इन्फिनिटी में ले गए, यानी इस सिस्टम को क्या कर दिया हमने, डिस्ट्रॉय कर दिया। देखो इस सिस्टम को बनाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उतना ही इस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने में वर्क करना पड़ेगा। तो इस सिस्टम को बनाने में वर्क निकाल दो, वही क्या होगा इस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने में होगा। या बोल सकते हैं इस सिस्टम की एनर्जी निकाल दो, एनर्जी स्टोर्ड इन दिस सिस्टम निकाल दो। एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम किसके बराबर होगी, इसको बनाने में जितना वर्क किया गया है उसके बराबर होगी। तो सारे क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, सेम होता है, ऐसा हमने डिस्कस किया हुआ है। तो सिंपल से क्या निकालनी है हमको, यहां पर एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी निकाल दो, क्या हो जाएगी बताओ, एनर्जी क्या हो जाएगी, देखो एनर्जी स्टोर्ड अगर मैं निकालूं यहां पर वर्क डन ऐसे निकालूं, वर्क डन एक ही बात है, एनर्जी स्टोर बोलो या वर्क डन बोलो, वर्क डन या सी बोलो, सीधे सी का आंसर करने का मतलब दिस थिंग, यानी वर्क रिक्वायर्ड टू रिमूव द चार्ज स्लोली टू इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो यहां से हम जानते हैं वर्क इक्वल टू क्या होता है 1 ओवर वर्क इक्वल टू एनर्जी के बराबर होता है, वर्क इक्वल टू एनर्जी स्टोर, एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या होता है R, Q1 Q2 अपॉन R, और इसका भी क्या आएगा हाफ आएगा, इसका भी क्या आएगा हाफ आएगा, किसके लिए, फॉर Z ग्रेटर देन 0। उसने बोला नहीं है, लेकिन हम है कहाँ, देखो चार्ज इधर थोड़ा है, चार्ज इधर तो है नहीं, चार्ज कहाँ है Z ग्रेटर देन 0 रीजन में है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हाफ आ जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे यहाँ पर क्या लगा दो स्टार लगा दो, क्योंकि ये हम क्या करते हैं कभी कभी गड़बड़ कर जाता है, यहाँ पर हाफ हम नहीं लगाते हैं। तो यहाँ से मेरे पास U इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है, इंटू Q1 Q2, तो Q1 Q2 का मतलब कितना हुआ 2 माइक्रोकुलाम, यानी माइनस का 2 इंटू 10 टू द पावर -6, फिर अगेन कितना आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर -6, दोनों का सेपरेशन कितना है मेरे पास 10 सेंटीमीटर, यानी कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा ये 20 इंटू 10 टू द पावर -2, और इंटू अगेन कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/2 आ गया। ठीक है, देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से U इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और ये माइनस उधर आ गया,
और ये कितना आ गया 10 टू द पावर माइनस का 12, हाँ 10 टू द पावर माइनस 12, हाँ जी, और डिवाइड में कितना आ गया 10 टू द पावर माइनस 1 बिकॉज ये 10 है और एक इधर इसके साथ गया तो कितना होगा 10 टू द पावर माइनस 1 हो गया। तो ये आ गया मेरे पास कितना, देखो ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 11 हो जाएगा, तो माइनस 11 और ये कितना आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2 आ जाएगा, तो माइनस का 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना आया 2 आया, -2, ठीक है, क्योंकि 11 बचा और 11 में से 9 गया कितना आया -2, यहाँ पे 9 में से 11 गया -2, तो यहाँ से U इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 0.09 जूल माइनस का, ठीक है। इतनी एनर्जी क्या होगी सिस्टम को बनाने में, तो डिस्ट्रॉय करने में क्या हो जाएगी इसके ठीक उल्टा, यानी हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, यानी एनर्जी क्या होगी, क्या बोल सकते हैं, जब डिस्ट्रॉय होगा बूम तो रिलीज होगी, तो कैसा आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक। तो U इक्वल टू कितना आ गया 0.09 जूल, ठीक, ऐसा कुछ। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ से ग्रिफिथ से एक और क्वेश्चन ले रखा है, क्वेश्चन है ग्रिफिथ का प्रॉब्लम नंबर 3.11। क्या बोल रहा है क्वेश्चन को ध्यान सुनना, एक थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ए यूनिफॉर्म लाइन चार्ज, अभी क्या है यूनिफॉर्म लाइन चार्ज, अभी किसी पॉइंट चार्ज की बात नहीं कर रहा है, क्या बोल रहा है, एक यूनिफॉर्म लाइन चार्ज लैम्डा इज प्लेस्ड ऑन एन इनफाइनाइट स्टेट वायर, एक इनफाइनाइट स्टेट वायर है, उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, लैम्डा है। ए डिस्टेंस d अबव एक ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेट, जो कहां पर रखा हुआ है, किसी एक ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेट से d डिस्टेंस ऊपर रखा हुआ है। एंड लेट्स से द वायर रन्स पैरेलल टू द x एक्सेस, क्या बोल रहा है, जो वायर है वो किसके अलोंग है, x एक्सेस के अलोंग है, ऐसा बोल दिया गया है। एंड डायरेक्टली अबव इट, और जो मेरे पास कंडक्टिंग प्लेट है उसके ठीक ऊपर है, ऐसा बोल रहा है। एंड द कंडक्टिंग प्लेन इज XY प्लेन, जो कंडक्टिंग प्लेन है वो कहाँ है, XY प्लेन में है। तो क्या फाइंड करना है हमको, ए बोल रहा है फाइंड पोटेंशियल इन Z ग्रेटर देन 0 रीजन, जो ऊपर वाला रीजन है उसमें क्या करो, पोटेंशियल फाइंड करो। दूसरा क्या फाइंड करना है, सिग्मा फाइंड करना है, या बोलते हैं चार्ज डेंसिटी क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, समझते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो एक मेरे पास एक कुछ इस तरीके से XY प्लेन है, अज्यूम कर लो कि दिस इज माई XY प्लेन, ओके, ये क्या है हमारा XY प्लेन है, ठीक है, इस तरीके से, जो कि क्या है इनफाइनाइट है। और इसमें क्या रखा है, कोई एक कंडक्टिंग प्लेन सीट रखी हुई है, और जो कैसी है, ग्राउंडेड है, जो कैसी है, ग्राउंडेड है। एंड दिस इज माई XY प्लेन। अगर ये XY प्लेन है, अगर मैं ये बोलूँ ये क्या है, इसका ओरिजिन है, तो दिस इज X एक्सेस, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एक्सेस हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा मेरा Y एक्सेस, तो दिस वन इज Y एक्सेस एंड दिस होल इज XY प्लेन। और ये क्या हो जाएगा मेरा Z एक्सेस, ये क्या हो जाएगा मेरा Z एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा Z एक्सेस आ जाएगा। ओके, नाउ इस Z एक्सेस में एक क्या रखा हुआ है, वायर रखा हुआ है। कैसा वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, और वायर कैसे प्लेस्ड है, अलोंग X एक्सेस प्लेस्ड है। अगर मैं दिखाना चाहूं आपको, कहां गया हो, ये है, देखो ये क्या है मेरा XYZ एक्सेस है, ठीक है, दिस इज X एक्सेस, दिस इज Y एक्सेस एंड दिस वन इज Z एक्सेस। जो मेरा वायर रखा हुआ है कैसे रखा हुआ पता आपको, ऐसे, यानी अलोंग X एक्सेस, यहां से D डिस्टेंस, दिस इज Z एक्सेस, तो Z एक्सेस में यहां से D डिस्टेंस पर यहां पर ये वायर है, ये समझ में आ रहा है, ये वायर है। और अभी आपको ये वायर क्या दिख रहा है, सिर्फ ये टिप दिख रहा है। थोड़ी देर अगर बनाना चाहूं तो वायर ऐसे रखा हुआ है, जो मेरे पास इनफाइनाइट वायर है। अगर इनफाइनाइट की बात करूं तो दिस इज इनफाइनाइट, इसको दिखा रहा है, डेड एस इनफाइनाइट को दिखा रहा है, तो ये वायर रखा हुआ है, दिख रहा है आपको, तो दिस थिंग वायर, ओके। ऐसे टेढ़ा क्यों बनाया, बिकॉज दिस इज अलोंग X एक्सेस, किसके अलोंग है, ये X एक्सेस के अलोंग है। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है मेरे पास 0,0,D है, क्योंकि यहां से वो D हाइट पर रखा हुआ है, ये बोलते हैं कंडक्टिंग प्लेट से कितना ऊपर रखा हुआ है, Z इक्वल टू D पर रखा हुआ है। यानी ये जो पॉइंट है यहां पर, ये पॉइंट कौन सा है, Z इक्वल टू D पॉइंट है, और यहां पर ये क्या है, कंडक्टिंग वायर रखा हुआ है। किस तरीके से, इस तरीके से। अगर आप यहां से अपनी स्क्रीन में इस वायर को देख रहे हैं, तो इस वायर का आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, ये टिप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सिर्फ क्या दिख रहा है आपको, ये टिप दिख रहा है। तो इस वायर को मैं ऐसे ही बना सकता हूं, कैसे, इस सेम डायग्राम को, कि ये मेरा क्या है Z एक्सेस, और ये क्या है मेरा Y एक्सेस, एंड दिस वन इज माई XYZ, और ये क्या है मेरा, दिस इज माई वायर, ये क्या है हमारा वायर है, ऐसे बनाता हूं। तो दिस इज वायर जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है, यहां पर भी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है, और ये चार्ज डेंसिटी लैम्डा। लैम्डा बोला है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोला है, तो इसका मतलब कैसा है, इसमें पॉजिटिव है, और एक ऐसा है यूनिफॉर्म है, ठीक, यानी कांस्टेंट है। ये जो लैम्डा चार्ज डेंसिटी है वो कैसी है, कांस्टेंट है, इस थ्रू आउट द वायर। अभी वायर कैसे दिखा दिया, ऐसे दिखा दिया।
और ये जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन है, ये कैसा प्लेन है? कंडक्टिंग प्लेन है। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है, क्या यहां पर मेथड ऑफ इमेज एप्लीकेबल है या नहीं है? क्योंकि हमने मेथड ऑफ इमेज सिर्फ किसके लिए पढ़ी है? पॉइंट चार्ज। जब यहां क्या होता था? पॉइंट चार्ज होता था। अब यहां पर क्या है? पॉइंट चार्ज की जगह एक लाइन चार्ज डेंसिटी है। तो क्या इस लाइन चार्ज डेंसिटी के लिए भी क्या यहां पर मेथड ऑफ इमेज लगेगी? आंसर है हाँ। आंसर है क्या? यस। इसके अलावा एक और सिचुएशन आएगी हमारे पास, जहां हमारे पास जो कंडक्टिंग सरफेस होगा वो कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। यहां पर तो कंडक्टिंग सरफेस कैसी है? प्लेन है। लेकिन एक और कंडीशन हमारे पास आएगी जब हमारी कंडक्टिंग सरफेस कैसी होगी? स्फेरिकल होगी। एक स्फेरिकल कंडक्टिंग सरफेस होगी जो ग्राउंडेड होगी, वहां भी क्या होता है? जो हमारा मेथड ऑफ इमेज होता है वो एप्लीकेबल होता है। लेकिन थोड़ा सा वहां पर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इस केस में जो हमारे पास कंडक्टिंग सरफेस कैसी हो? इस तरीके से प्लेन हो और यहां पर कोई एक लाइन चार्ज डेंसिटी रखी हो, तो सारे के सारे जो काम होंगे जैसा हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं वैसे होंगे। सिर्फ यहां पर जो इमेज होगी, अगर ये क्या है? लाइन चार्ज डेंसिटी है, तो उसकी इमेज भी क्या बनेगी? लाइन चार्ज डेंसिटी ही बनेगी। अगर यहां वायर है तो उसकी इमेज भी क्या बनेगा? वायर बनेगा, जिसकी लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होगी? अगर इसकी प्लस लैम्डा है तो उसकी क्या हो जाएगी? माइनस लैम्डा हो जाएगी। ठीक है, इतना सा क्या आने वाला है? चेंज आने वाला है। ओके, तो अगर ये है, यहां पर क्या है? वायर कहां की ओर था? ऐसे अंदर की ओर है, यूं करके ऐसे वायर रखा हुआ है। तो इसकी जो मेरे पास वो बनेगा, क्या कहते हैं उसका नाम? इमेज बनेगी, वो कहीं यहां बनेगी। दिस इज इमेज। ये क्या है? ये माइनस लैम्डा है। ये क्या है? माइनस लैम्डा है और कहां की ओर है? इस तरीके से अंदर की ओर। समझ में आ रही बात? ओके, तो ये कुछ ऐसा केस है। ये मेरे पास y एक्सिस में, ये वायर सॉरी ये z एक्सिस में ये वायर ऐसे रखा हुआ है जिसका आपको सिर्फ टिप दिख रहा है टिप, और यहां भी ऐसे मान लो। ठीक है, ये क्या? माइनस z एक्सिस है और यहां पर ये वायर रखा हुआ है ऐसे अलोंग x एक्सिस। अगर ये x एक्सिस है पीला वाला, तो दिस अलोंग x एक्सिस से वायर रखा हुआ है। तो आपको क्या दिख रहा है? सिर्फ यहां पर टिप दिख रही है। दिख रहा है? सिर्फ आपको क्या दिख रही है? यहां पर टिप दिख रही है। ओके, तो एन लेकिन चार्ज क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? इसकी इमेज है। लेकिन अगर ये इसकी पोजीशन क्या थी? 0,0,d है, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? 0,0,-d हो जाएगी। सिर्फ इतना सा क्या आ जाएगा? हमारा चेंज आ जाएगा। ओके, तो देखो इसकी पोजीशन क्या है हमारे पास? 0,0,d है, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? 0,0,-d हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0,0,-d हो जाएगी। ना एम क्या है? हमें क्या निकालना है? यहां पोटेंशियल निकालना है। यहां क्या निकालना है? पोटेंशियल। एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि पोटेंशियल फॉर ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मूला क्या था हमारे पास फॉर पोटेंशियल? सिंस वी नो पोटेंशियल v इक्वल टू क्या होता है? माइनस का इंटीग्रेशन कहां से कहां? फ्रॉम सम रेफरेंस पॉइंट टू फील्ड पॉइंट। ध्यान सुनना, जो हमारे पास यहां पे इंटीग्रेशन होता था, लिमिट आती थी, तो उसको लिखो पहले क्या होता था? यहां पर e डॉट dl होता था। होता था। ठीक है, इतनी बातें याद है आपको। अब बात आती है लिमिट की, कि लिमिट कहां से कहां लें। देखो लिमिट हमने पढ़ी थी कि फॉर ए फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान सुनना बात को, फॉर ए फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिमिट इज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पर्टिकुलर पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। बट कब? इन केस ऑफ फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इफ अवर चार्ज इज इटसेल्फ डिस्ट्रीब्यूटेड टू इन्फिनिटी, जैसा कि हमारे केस में है, क्योंकि ये क्या है? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। अगर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन खुद कहां तक हो? इन्फिनिटी तक हो, तब वहां पर हम इन्फिनिटी को एज ए रेफरेंस पॉइंट नहीं लिख सकते थे। तो वहां पर हमें कोई एक नया रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता था, या बोलते हैं कोई एक इमेजिनरी रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता था, जहां पर पोटेंशियल हम क्या अज्यूम करते थे? 0 अज्यूम करते थे। तो अज्यूम कर लो कि वो रेफरेंस पॉइंट क्या है? मेरे पास ए है, और हम ए से कहां आ रहे हैं? जिस पॉइंट पर फील्ड पॉइंट क्या बोल दो? पी बोल दो। तो दिस इज माई फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। इस फॉर्मूले को देखते ही हमारे दिमाग में क्लिक किया कि हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पुट करेंगे, हमारा क्या निकल के आ जाएगा? पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इसके कारण होगा और कुछ इसके कारण। कहां निकालना है? इस रीजन में निकालना है। ठीक है, उसने बोला है अब द ग्राउंडेड, हाँ कहां बोला है? z ग्रेटर देन 0 में बोला है। ठीक है, यानी इस रीजन में निकालना है। अब इस रीजन में जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर देखते हैं, देखो एक चीज हमने पढ़ा था, अगर ये मेरे पास क्या है? इनफाइनाइट वायर है, इसमें हम गॉस लगा सकते हैं। हाँ जी लगा सकते हैं। कुछ ऐसे बोला था हमने कि यहां से s डिस्टेंस पे बोला था। क्या बोला था? यहां से s डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। हमने कभी ऐसा नहीं बोला था कि यहां से s डिस्टेंस पर किसी एंगल थीटा पर यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, ऐसा हमने कभी नहीं बोला था। अगर ऐसा बोलते तो यहां पर गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। हमेशा हम वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर निकालते हैं? वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर निकालते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। हमेशा हम इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के कारण वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर निकालते हैं। यहां से s डिस्टेंस पर, या यहां से s2 डिस्टेंस पर, या यहां से s3 डिस्टेंस पर, या फिर s1 बोल दो इसको। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा? इस पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया था? ताकि हम यहां पर गॉस लॉ लगा सकें। तो यहां पर भी जब हम वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होंगे, हम कहां पर निकालेंगे? इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर निकालेंगे। समझ में आ रही बात? क्या कहां निकालेंगे? इससे
परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे निकालेंगे। और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई था हमारे पास, क्या था अगर आपको याद है थोड़ा बहुत, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड ट्वाइस ऑफ लैम्डा डिवाइडेड बाय एस इंटू एस कैप। ऐसा था या नहीं था? ऐसा था। ठीक है, ओके। अब देखो फिर अगर ऐसा था तो अब मुझे क्या करना है, यहां पर एक पॉइंट अज्यूम करना है। ध्यान सुनना बात को। अब यहां पर एक क्रूशियल पॉइंट है, या बोलते हैं एक स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है, आपको समझ में आएगा, मतलब समझ में आएगा और आपको मतलब मजा भी आएगा। देखो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने यहां पर एक पॉइंट कंसीडर किया, और वो पॉइंट मैंने ऐसे कंसीडर करना है, जब मैं उस पॉइंट से इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कोई लाइन खींचूं, वो लाइन क्या होनी चाहिए, जो हमारी लाइन, जो हमारा वायर है, उसके कैसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, मैं क्या बोला, समझ में आई बात। मुझे यहां पर इस रीजन में एक पॉइंट अज्यूम करना है, माना ये वो पॉइंट है, या फिर ये बोल दो, ठीक है, ये एक पॉइंट है, लेट अस से दिस पॉइंट इज P, जिस पॉइंट है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। इस P पॉइंट को मैंने ऐसा अज्यूम करना है, इस तरीके से अज्यूम करना है, ताकि अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच कोई एक लाइन खींचूं, ध्यान सुनना बात को, अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच कोई अगर लाइन खींचूं, तब ये लाइन क्या होनी चाहिए, जो वायर हमने ले रखा है उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, किसी एंगल पर नहीं होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ताकि हम ये फॉर्मूला क्या कर सकें, वहां पर लगा सकें। देखो कैसे खींचेंगे परपेंडिकुलर। अब देखो ये कहां पर है, 0,0,D पर है। अगर मैं कैसे समझाऊं, हाँ, अगर मैं यहां पर ये बोलूं कि इसके कोऑर्डिनेट क्या है, तो इसका मतलब ये पॉइंट P, अगर ये वायर है, देखो ये वायर है, ठीक है, ये किसके अलोंग है, तो दिस इज वायर, अभी मिटाऊंगा, ठीक है, इसको नोट मत करना, ऐसे कहीं रफ में लिख देना इसको, ये वायर है मेरा, ठीक है, और ये किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, सॉरी दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, है या नहीं है, ये वायर ऐसे रखा हुआ है, ये किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। मैं यहां पर माना ये पॉइंट, कोई एक पॉइंट जूम कर लिया, ये एक पॉइंट है, ये क्या है, दिस इज पॉइंट 0,0, या बोलते हैं 0,1,2 है, ठीक है, कोई एक पॉइंट क्या है 0,1,2 है। अब मैं इसके ठीक सामने कहीं यहां पर एक पॉइंट ले रहा हूं, एक पॉइंट ले रहा हूं, कौन सा पॉइंट ले रहा हूं मैं, 0,3,2, ऐसे कोई पॉइंट ले लिया मैंने यहां पर, ठीक है। क्या ये, अगर मैं इन दो पॉइंटों के मैं लाइन खींचूंगा इस तरीके से, अब क्या ये इसके ठीक सामने होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ होगा। क्यों, क्योंकि दोनों में x की वैल्यू क्या है, सेम है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं, मेरा पॉइंट ये ना होकर क्या हो, ये हो, माना यहां पर कोई एक पॉइंट है एंड दिस पॉइंट इज, माना यहां पर क्या था x इक्वल टू 0, और यहां क्या है x इक्वल टू मान लिया -1 है, कितना है -1, 2,3 है, इस तरीके से पॉइंट है। अब अगर मैं इन दो पॉइंट को ऐसे मिलाऊं, तो क्या ये जो एंगल है वो 90 है, आंसर है ये एंगल 90 नहीं है, ये एंगल 90 बिल्कुल नहीं है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा आपको, ये एंगल बिल्कुल 90 नहीं है, यानी इसके ठीक सामने लेना है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें x की वैल्यू जो इधर है, जहां पर हम पॉइंट की बात कर रहे हैं इस लाइन में, वही हमको x भी यहां भी वो क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। अगर मैं ये बोलूं ये पॉइंट क्या है मेरा, 0 है, ध्यान सुनना बात को, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान सुनना बात को। अगर ये 0 है, ये 2 है, ये 3 है, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर हैं आप, क्या ये जो एंगल है वो 90 है, आंसर है हाँ ये 90 है, आंसर है हाँ ये 90 है। ये मैं कैसे बोल रहा हूं, इधर देखो, ये मान लिया, थोड़ी देर का जूम करो कि दिस वन इज माई, कैसे बोलूं, हाँ ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है। अब ये जो लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर है या नहीं है। अब इसको मैं ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं, ये हर बार इसके परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा, आंसर हाँ होगा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, कैसे कर दूं, ऐसे करूं, अब इसके परपेंडिकुलर ये नहीं है, ठीक है, यानी क्या हो गया इसमें, एक्स में चेंज आ गया ना, ये क्या है इसका टिप है, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये है, ये वाला। अगर ये मान लिया ये जो पॉइंट है कौन सा है, 0,1,2 है, यहां पर ये कितना है 0, दिस पॉइंट इज 0,1,2 एंड दिस पॉइंट इज 0,2,3, यानी ये भी 0 है, ये भी 0 है, दोनों क्या है एक दूसरे के ठीक सामने है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया है 1,2,3 हो गया है, ये पॉइंट क्या हो गया, ओ सॉरी ये पूरा टूट गया यार, चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा। ये कितना है 1,2,3 है, अभी पॉइंट कितना है मेरे पास 1,2,3 है। ये वाला पॉइंट कौन सा था 0,1,2 था, और ये वाला पॉइंट कौन सा है 1,2,3, यानी ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया। अब क्या ये 90 डिग्री का है, नहीं है, तो 90 डिग्री होने के लिए जो x की वैल्यू इधर है वही x की वैल्यू इधर भी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। y और z में तुम चेंज करते रहो, ऐसे घुमाते रहो y और z को, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। ये कितना होना चाहिए हमारा 0 होना चाहिए, अगर ये 0 है तो ये भी 0 है। अगर इसको मैं 1 बोल दूं, इस पॉइंट को क्या बोल दूं 1 बोल दूं, तो ये भी कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है, तब भी क्या होगा दोनों 90 पे होगा। माना ये पॉइंट कौन सा है, दिस पॉइंट इज, वैसे मैं 0 यहां पर लेना चाहिए था, ठीक है, अगर
पूरा कॉन्सेप्ट लगाएं तो 0 यहां पर होगा, ठीक है। अगर हम बोले दिस पॉइंट इज 1,1,0, ये पॉइंट कौन सा है 1,1,1,0 है, ठीक है, यहां पर होगा कहीं पर, ठीक है, ऐसे होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा, थोड़ा जो यहीं पर बोल दो कितना है 1,1,2 है। तो जो 1,2,3 है वो कहां होगा, कहीं यहां पर होगा, यानी इससे आगे होगा, कहीं यहां होगा, लेकिन होगा किसके सामने, इस पॉइंट के ठीक सामने होगा, यानी एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल कितना होगा 90 होगा, ठीक, क्लियर बात, ओके। इतना बार समझना इसमें बहुत है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अब भी समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार खुद से इसको विजुअलाइज करने क्या करना, कोशिश करना, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है ये कॉन्सेप्ट है। तो मुझे यहां पर इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे लेने पड़ेंगे, यहां पर x क्या करना पड़ेगा, मेरे को सेम करना पड़ेगा, ठीक है, x क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। अब यहां x 0 है, सिंपलेस्ट केस का केस क्या हो सकता है, ये दोनों में x 0 है, तो यहां भी क्या बोल दो x = 0 बोल दो, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, y, z हो जाएंगे। इससे कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0, y, z। और अज्यूम करो कि दिस थिंग इज S1, ये वेक्टर क्या है S1 है, और अज्यूम करो ये वेक्टर क्या है मेरा S2 है, ये जो वेक्टर है ये क्या है मेरा S2 है, ठीक है। और ये S1 S2 दोनों उस वायर के परपेंडिकुलर होंगे, दिख नहीं रहे वैसे, अगर दिख रहे हैं वैसे देख सकते हो, देखो ये है, ये वायर है ऐसे अंदर की ओर, ये परपेंडिकुलर है या नहीं है इसमें बताओ, ये वायर है अंदर की ओर, इसमें परपेंडिकुलर है या नहीं है, ठीक है, ऐसे झुका है नीचे को, वो y एक्सिस के z एक्सिस के साथ झुका है, लेकिन इसके साथ तो परपेंडिकुलर ही है ना, ठीक है, ओके। अगर इतना समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकालना है हमको, पहले E1 निकाल देंगे, फिर उसके कारण V1 निकाल देंगे, फिर टोटल निकाल देंगे, ठीक है। देखो तो नेट पोटेंशियल V हो जाएगा, दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू दिस प्लस लैम्डा, फिर प्लस पोटेंशियल ड्यू टू दिस माइनस लैम्डा, ठीक है। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, V1 की बात करते हैं, तो V1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस कहां से कहां आ जाएगा, देखो A टू P, A2 दिस इज पॉइंट P, ये क्या है पॉइंट P है, तो A2 P, और ये E1 डॉट DL आ जाएगा, कितना आ जाएगा E1 डॉट DL वेक्टर आ जाएगा। अगर मैं E1 की बात करूं तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ लैम्डा, डिवाइड में कितना आ जाएगा S1, और इंटू कितना आ जाएगा ये S1 कैप आ जाएगा, ठीक है, इंटू S1 कैप, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ पर S1 की जगह कितना आ जाएगा, अगर मैं S1 वेक्टर की बात करूं तो S1 वेक्टर इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो कितना आ जाएगा ये 0 I कैप, फिर प्लस का कितना आ जाएगा y इंटू जे कैप, फिर प्लस का कितना आ जाएगा ये z माइनस का d, और इंटू कितना आ गया ये k कैप आ गया। तो ये तो कितना S1 निकल गया, तो यहाँ से S1 का मेग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस इज वाई स्क्वायर, फिर प्लस कितना आ गया ये z माइनस डी का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस z माइनस डी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं E1 निकालूं तो E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ लैम्डा, डिवाइड में कितना आया S1, और S1 की जगह ये पुट कर दो S1 का मैग्नीट्यूड, तो ये है मेरे पास, तो दिस इज अंडर रूट ऑफ कितना है ये, दिस इज वाई स्क्वायर फिर प्लस z माइनस डी का, एक मिनट यार, ये ऐसे होता है क्या, ये ऐसे स्क्वायर होता है, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा S1 कैप, S1 कैप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी वाई जे कैप, फिर प्लस दिस इज z माइनस का d, और इंटू कितना आ गया ये k कैप आ गया, और डिवाइड में कितना आ गया, अगेन दिस इज अंडर रूट ऑफ दिस इज वाई स्क्वायर, फिर प्लस दिस इज z माइनस डी का कितना आ गया होल स्क्वायर आ गया। ये क्या निकल गया मेरा E1 निकल गया, ठीक। अगर मैं इसमें V1 निकालूं तो कितना हो जाएगा, देखो इसे मिटाऊं, ये फॉर्मूला यही होता है ना, नीचे ऐसे ऐसे स्क्वायर तो नहीं होता, एक बार चेक करो यार, अब चेक करो, मेरे को बताओगे कैसे, फिर चेक करोगे तो यहाँ से अगर मैं V1 निकालूं तो V1 इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास कितना, अंडर रूट माइनस का A2 क्या आ जाएगा P आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा मेरे पास कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ लैम्डा, किसकी जगह रखना है E1 की जगह पुट कर रहे हैं, ठीक है, एंड दिस इज S1। अब देखो DL दिस इंटीग्रेशन अगेन लाइन इंडिपेंडेंट, तो हम किसी भी डायरेक्शन में ला सकते हैं, तो किस डायरेक्शन में ले आओ, S1 कैप डायरेक्शन में ले आओ, तो दिस वन इज हियर S1 कैप डॉट कितना आ जाएगा ये
ds1 और ये कितना आ जाएगा s1 कैप आ जाएगा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, बिकॉज दिस लाइन इंडिपेंडेंट। तो किसी की भी अलोंग कैसे ले आए हम, यहाँ से इन्फिनिटी टू यहाँ पे बोलते हैं उस रेफरेंस पॉइंट ए टू इस पॉइंट पी अलोंग s1 कैप लाए। तो यहाँ से मेरे पास v1 इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस a2 p एंड दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ लैम्डा डिवाइड में कितना आ गया s1 और कितना आ गया ds1। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास v1 इक्वल टू माइनस का ट्वाइस ऑफ लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 ये कितना आ गया देखो a2 p एंड दिस वन इज 1/s1 और इंटू कितना आ गया ये ds1। तो यहाँ से मेरे पास v2 इक्वल टू माइनस का ट्वाइस ऑफ लैम्डा एंड दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये लॉग हो जाएगा लॉग s1 और लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगा ये a2 p आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास ये v1 है, v1 इज इक्वल टू माइनस का ट्वाइस ऑफ लैम्डा और डिवाइड में कितना आ गया ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज ln p अपॉन a आ गया, ln p अपॉन a आया। इस माइनस को अंदर ले जाओ तो यहाँ से मेरे पास v1 इक्वल टू कितना आ गया ट्वाइस ऑफ लैम्डा डिवाइड में आ गया मेरे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड ln a अपॉन p हो जाएगा। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दिया, माइनस अंदर गया तो क्या हो जाएंगे हर का अंश, अंश का क्या हो जाएगा हर हो जाएगा। तो क्या आएगा a अपॉन p आ गया। तो p की वैल्यू कितनी है, अब p वो पॉइंट है यानी p पॉइंट यहाँ से किसके अलॉन्ग आ रखे हैं हम s1 के अलॉन्ग आ रखे हैं, तो p विल बी ये जो मैग्नीट्यूड है। ठीक है, यानी क्या होता है एक्चुअल में जब हम इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पर कहाँ से, अगर मैं सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूँ तो कहाँ से कहाँ लेंगे हम, रेफरेंस पॉइंट टू s लेंगे और s की जो कितना है यहाँ पर s1 है, इसको ऐसा ही बोल सकता हूँ मैं, इसके जो क्या आ जाएगा जो आफ्टर इंटीग्रेशन इसको मैं s1 लिख सकता हूँ। जो p है वो कहाँ पर है, जो p इक्वल टू वो कहाँ पर है s1 पर है, s1 का मतलब s1 पॉइंट यानी इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस s1, तो वो लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो p इक्वल टू s1 है तो दिस इज 2 लैम्डा अपॉन कितना आ गया ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज ln a की जगह तो a रहा और डिवाइड में p की जगह कितना आ गया देखो s1 इक्वल टू कितना है, इतना है, यानी कितना आ गया अंडररूट ऑफ, ये आ गया मेरे पास कितना अंडररूट ऑफ वाई स्क्वायर फिर प्लस दिस इज z माइनस डी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। ठीक, ये क्या निकला v1 निकला। अब क्या निकालना है, v2 निकालना है। देखो v2 निकालना आसान है, मेरे को लग रहा है E1 इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, पड़ रही है नहीं पड़ रही मेरे ख्याल से ना, तो सीधे निकाल दो। फिर क्या है v2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से v2 इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास, अगर मैं से v2 निकालूं तो v2 इक्वल टू दिस इज माइनस का इंटीग्रेशन अगेन a2 पॉइंट p एंड दिस इज e2 डॉट dl, कितना आ जाएगा e2 डॉट dl आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास v2 इक्वल टू माइनस का a2 p पॉइंट e2 की जो कितना आ जाएगा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज क्या होता है ट्वाइस ऑफ लैम्डा और डिवाइड में कितना आ जाएगा s1 सॉरी s2 आ जाएगा अभी और दिस इज s2 कैप और डॉट कितना आ जाएगा ds2 एंड दिस इज s2 कैप। ठीक है, अभी हम किसके अलॉन्ग ले आए चार्ज को, या बोलते हैं हाँ किसके अलॉन्ग आएंगे, किसके अलॉन्ग मूव करेंगे, s2 के अलॉन्ग क्या करेंगे मूव करेंगे। तो यहाँ पर जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा वो किसके अलॉन्ग लिख देंगे हम, s2 के अलॉन्ग लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास v2 इक्वल टू माइनस का दिस इज a2 p 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ लैम्डा और डिवाइड में कितना आया s2 आया एंड ये कितना आ गया देखो यहाँ से ds हो गया, कितना आ जाएगा s2 1 हो जाएगा और इंटू कितना आ जाएगा ds2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास v2 इक्वल टू और ये मेरे पास एक मिनट ये मेरे पास माइनस का 2 लैम्डा है। ठीक है, कितना है ये माइनस का 2 लैम्डा बिकॉज इट इज नेगेटिव है नहीं है, तो माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ लैम्डा डिवाइड में कितना आ गया ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज इंटीग्रेशन a2 p 1/2s इंटू कितना आ गया ds आ गया। और अगर यहाँ से मैं v2 निकालूं तो ये आ गया मेरे पास कितना ट्वाइस ऑफ लैम्डा, कितना आया ट्वाइस ऑफ लैम्डा डिवाइड में आ गया कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज ln इंटू s2 एंड दिस इज a2 का क्या आ गया ये p आ गया। अपन ने अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो v2 इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना ट्वाइस ऑफ लैम्डा डिवाइड में कितना आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज ln ये आ गया मेरे पास कितना p अपॉन a आ गया। अब जैसे यहाँ पर p की जो कितना था s1 था, क्योंकि हम s1 के अलॉन्ग मूव कर रहे थे, यहाँ बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस s1 थी, अभी क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस s2 है, तो हम कहाँ से इन्फिनिटी से कहाँ पर आ रहे हैं एक्चुअल में s2 पर आ रहे हैं। ठीक है, अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही ना ये कैसे मैं s1 s2 लिख रहा हूँ, तो एक बार जो लेक्चर है ना गॉस लॉ वाला एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ जिसमें हमने लाइन चार्ज के लिए क्या कर रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रखा है, यहाँ पे बोलते हैं पोटेंशियल फाइंड कर रखा है, वो देख लो एक बार। ठीक, क्लियर बात। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा s2 आ जाएगा, p2 की जगह कितना आ जाएगा सिंपल मेरा s2 आ जाएगा। अब s2 की वैल्यू क्या होगी इसका मैग्नीट्यूड, तो अगर मैं ऐसे s2 इक्वल टू निकालूं s2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू अंडररूट ऑफ वाई स्क्वायर एंड प्लस
दिस इज जेड प्लस डी का होल स्क्वायर, होगा नहीं होगा बताओ? ये वेक्टर निकालो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, कितना आ जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस डी का होल स्क्वायर। उठाए कहाँ रख दो? इधर रख दो। तो यहाँ से मेरे पास v2 इक्वल टू कितना आ गया? ट्वाइस ऑफ लैम्डा डिवाइड में कितना आ गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज ln और दिस इज अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर, फिर प्लस का जेड प्लस डी का होल स्क्वायर, जेड प्लस डी का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ गया? ए आ गया। ठीक, नाउ दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? ये v इक्वल टू v1 प्लस v2 आ जाएगा। तो मिटाना पड़ेगा कुछ, इसे मिटा, तो v इक्वल टू कितना आ गया हमारा? v1 प्लस v2 आ गया। जो हमारा पोटेंशियल v इक्वल टू आया वो क्या आया? v1 प्लस v2। तो v1 इक्वल टू कितना है मेरे पास? देखो, तो दिस इज ट्वाइस ऑफ लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। देखो दोनों ओर से कॉमन है, यहाँ भी वही है वहाँ भी वही है, और अंदर कितना बच गया फिर? तो दिस इज इक्वल टू ln a अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी का होल स्क्वायर, जेड माइनस डी का होल स्क्वायर, और फिर बीच में कितना आया? प्लस आया, फिर कितना हो गया? ln एंड फिर मल्टीप्लाई बाई दिस इज अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा? ये वाई स्क्वायर फिर प्लस जेड प्लस डी का होल स्क्वायर, और अपॉन कितना आ गया? ये ए आ गया, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज एंड दिस थिंग इज ऑल्सो क्लोज्ड। तो यहाँ से मेरे पास v इक्वल टू कितना आ गया? ट्वाइस ऑफ लैम्डा और डिवाइड में कितना आ गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर दोनों को ये क्या है? लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला लॉग ए इंटू बी होता है ना मेरे ख्याल से, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएंगे। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? ये सिंपल ln लॉग ऑफ, देखो ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर कितना आ गया? ऊपर आ गया मेरे पास कितना? वाई स्क्वायर फिर प्लस जेड प्लस डी का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ गया? ये आ गया मेरे पास कितना? वाई स्क्वायर फिर प्लस जेड माइनस डी का होल स्क्वायर, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। ठीक है, दिस इज आवर पोटेंशियल v। ये क्या निकल गया? हमारा पोटेंशियल v निकल गया। अब पोटेंशियल v निकल गया तो सिग्मा निकल जाएगा। ये आपको होमवर्क है। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? माइनस का एप्सिलॉन नॉट पार्शियल v ओवर पार्शियल n एट सरफेस। कहाँ पर? एट सरफेस। तो यहाँ पर n की जो कितना है? z है, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर टू द, n की जो कितना है? z है। तो इन अवर केस सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का एप्सिलॉन नॉट पार्शियल v ओवर कितना आ जाएगा? पार्शियल z, और सरफेस कहाँ पर है? z इक्वल टू 0 पर है। ठीक है, ये पहले डिफरेंशिएट करोगे इस तरीके से, पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे, यानी y क्या रहेगा? यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, और फिर लास्ट में क्या कर दोगे? z की जगह 0 पुट कर दोगे, तो क्या निकल के आ जाएगा? आपका सिग्मा निकल के आ जाएगा। एंड दिस इज फॉर यू, यानी होमवर्क है। ये क्या है हमारा? होमवर्क HW। ठीक है, क्लियर बात? तो ये क्या हो गया? हमारा आज का क्वेश्चन हो गया। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, आपको उसको देख कर ही क्या रहा समझ में आ रहा होगा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो किस पर बेस्ड होगा हमारा? कि इस तरीके से क्या स्फेरिकल शेल दिया होगा, जो ये कंडक्टिंग होगा, ये ग्राउंडेड होगा यूं करके, और यहाँ कोई चार्ज रखा होगा, और आपसे पूछा जाएगा कि इसकी रेडियस a होगी और यहाँ चार्ज क्यों रखा होगा। आपसे पूछा जाएगा कि अभी इमेज कहाँ बनेगी। देखो पिछले लेक्चर में इमेज कहाँ बन रही थी? अगर ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है? a डिस्टेंस पर, तो माइनस a बनेगी, ऐसा हम बोल रहे थे। ठीक है, अगर मैं किसकी बात करूँ? इसकी बात करूँ, ये कंडक्टिंग है, तो अगर यहाँ से d डिस्टेंस पर है ये q चार्ज, तो इमेज कहाँ बन रही थी? माइनस q पर। यहाँ पर कहाँ बनेगी? यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो यहाँ कहाँ बनेगी? ये क्या है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो इमेज बनेगी उसमें कितना चार्ज आएगा उस इमेज में, वो भी क्या करना है? हमको देखना है। ये क्या रहेगा? हमारा नेक्स्ट एम रहेगा। अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ये स्फेरिकल शेल वाला है, ये वाला। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक और नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।